तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही विशाल हवाई अड्डा और सीशेल्स में होने वाला एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और हमारे भारत के जंगलों में आजादी से दौड़ते 53 चीते। बिल्कुल। अगर हम इन बातों को बस सरसरी तौर पर देखें ना, तो ये बस रोजमर्रा की अलग अलग खबरें लगती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब आपस में बहुत बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डाइजेस्ट से लिए गए कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों और नोट्स का उनका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सही कहा आपने। हमारा मिशन बहुत साफ है। दुनिया भर की भू राजनीति, हमारे तेजी से बदलते जो हमारा बुनियादी ढांचा है, भविष्य की तकनीक और जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक बदलावों के बीच के तारों को जोड़ना और ये समझना कि ये सब हमारे आज और हमारे कल को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में मजा इसी बात का है कि हम सिर्फ क्या हुआ है इस पर रुकने वाले नहीं हैं। हाँ। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये सब क्यों मायने रखता है। जब हम अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले इन डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पूरी कहानी समझ आती है। हाँ बिल्कुल। हमें विकास, रणनीति और भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे बड़े विषय से, हमारा बुनियादी ढांचा और भविष्य की तैयारी। हमारे स्रोत बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश का जेवर हवाई अड्डा वो एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना? अब एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो हवाई अड्डा बस वो जगह जहां से हम अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं। हाँ, अमूमन लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एक एविएशन हब सिर्फ यात्रियों को एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का काम नहीं करता। अच्छा, तो फिर इसमें और क्या-क्या शामिल होता है? यह ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का, कार्गो का और बिजनेस का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। जब कोई जगह एशिया का सबसे बड़ा हब बनती है, तो इसका मतलब है कि दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं, वो अपने रूट्स को इस तरह से डिजाइन करेंगी कि वे यहाँ से होकर गुजरें। इसके आसपास MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की विशाल सुविधाएं विकसित होती हैं। ओहो, सिर्फ प्लेन उड़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी मरम्मत और बाकी चीजें भी वहीं होंगी। एकदम सही। हॉस्पिटैलिटी, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन का पूरा एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। ये उस पूरे क्षेत्र की आर्थिक ग्रेविटी को, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और इतना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद तो चलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे चलाने के लिए बहुत ही एकदम हाई लेवल के स्किल्स और एक बेहतरीन वर्कफोर्स की जरूरत होगी। हाँ, और यहीं पर हमारे स्रोत का जो अगला पॉइंट है, वो इस पहेली को पूरी तरह से जोड़ देता है। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। इसी कौशल को निखारने के लिए 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जो विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम है, उसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। यही वो चीज है जिसे मैं डॉट्स को कनेक्ट करना कहता हूँ। एक तरफ हम जेवर में दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ युवा कनेक्ट जैसे कार्यक्रमों के जरिए हम उस ह्यूमन कैपिटल यानी जो हमारा मानव संसाधन है, उसे तैयार कर रहे हैं जो उस स्ट्रक्चर में जान फूकेगा। क्योंकि अगर आपके पास विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसे मैनेज करने वाले लोग नहीं हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं रह जाता। बिल्कुल। उसे ऑपरेट करने और ऑप्टिमाइज करने वाले कुशल लोग चाहिए ही चाहिए। और जब हम भविष्य की स्किल्स की बात करें, तो मुझे सबसे ज्यादा उत्सुकता उस चीज ने की है जो कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू की है। आप SOAR की बात कर रही हैं? जी हाँ, हमारे नोट्स में एक बिल्कुल नए प्रोग्राम का जिक्र है, SOAR यानी SOAR। ये खास तौर पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, वो ये है कि AI तो खुद ब खुद चीजें कर लेता है ना?
तो फिर एआई के लिए हमें लोगों को स्किल्ड करने की क्या जरूरत है? क्या ये प्रोग्राम सिर्फ कोडिंग सिखाने के बारे में है? ये बहुत ही शानदार और एकदम वाजिब सवाल है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये सिर्फ कोडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? देखिए, एआई कोई जादू नहीं है जो अपने आप सब कुछ कर ले। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एसओआर जैसे प्रोग्राम का असली मकसद ये है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को उस टूल को उसे सही तरीके से कमांड करना सिखाएं। मतलब उसे निर्देश कैसे देने हैं ये सिखाना? बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझें कि जब ट्रैक्टर आया था, हाँ, तो उसने किसानों को रिप्लेस नहीं किया था, बल्कि खेती के तरीके को पूरी तरह बदल दिया था। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, एआई भी काम करने के तरीके को बदल रहा है। डेटा को कैसे समझना है, एआई से सही सवाल कैसे पूछने हैं, जिसे तकनीकी भाषा में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और एआई के आउटपुट को अपने रोजमर्रा के काम में कैसे लागू करना है। कौशल विकास मंत्रालय की ये पहल यही सुनिश्चित कर रही है, ताकि जब ग्लोबल कंपनियां भारत आएं तो उन्हें ऐसा वर्कफोर्स मिले जो एआई से डरता ना हो। एकदम सही, जो डरे नहीं बल्कि उसे अपना असिस्टेंट बना के, अपना टूल बनाकर काम कर सके। ये बहुत ही सटीक उदाहरण था। ट्रैक्टर वाला लॉजिक सच में चीजों को बहुत आसानी से समझा देता है। तो एक तरफ हम अपने देश के भीतर अपनी तकनीकी और बुनियादी क्षमता बढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई भी देश आज के समय में ऐसे अलग थलग रहकर तो तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, ग्लोबल कनेक्ट तो जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल कूटनीति, रक्षा और उन बड़े बदलावों की जो हमारी सीमाओं के बाहर हो रहे हैं। कूटनीति को हम अक्सर बंद कमरों में सूट पहने हुए लोगों की बातचीत समझते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों की यही इमेज होती है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार तथ्य सामने आया है। भारत और न्यूजीलैंड ने खेल संबंधों के पूरे 100 साल, जी हाँ 100 साल पूरे होने पर चर्चा की है। ये सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब 1926 से लेकर 2026। जरा सोचिए, 1926 में तो हम एक आजाद देश भी नहीं थे। बिल्कुल, और इसे हम सॉफ्ट पावर कूटनीति का सबसे बेहतरीन रूप कह सकते हैं। सॉफ्ट पावर, हाँ। 100 साल का मतलब है कि कई पीढ़ियों ने एक दूसरे के साथ मैदान पर पसीना बहाया है, जीत हार साझा की है। क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों में तो भारत और न्यूजीलैंड का पुराना नाता रहा है। बिल्कुल, जब दो देशों के बीच ऐसे गहरे सांस्कृतिक और खेल संबंध होते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक अब्जॉर्बर बन जाता है। शॉक अब्जॉर्बर, वो कैसे? मान लीजिए कल को अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार या किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई असहमति भी होती है, तो ये जो 100 साल का पुराना आपसी भरोसा है, लोगों के बीच का जो सीधा कनेक्शन है, ये चीजों को बहुत जल्दी पटरी पर ले आता है। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक ब्रिज है। ये नजरिया सच में बहुत दिलचस्प है, लेकिन कूटनीति का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा ज्यादा सख्त और रणनीतिक होता है, यानी जिसे हम हार्ड पावर कहते हैं। हाँ, जहां सेनाओं और रक्षा की बात आती है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में जिक्र है कि भारतीय सशस्त्र बल और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच एक बहुत बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। लामिते। जी हाँ, इसका नाम है लामिते 2026। सेशल्स के साथ ये अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सेशल्स तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है। देखने में वो एक छोटा सा द्वीप लग सकता है, लेकिन अगर हम हिंद महासागर की भू राजनीति को देखें तो सेशल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ये कोई आम द्वीप नहीं है, ये ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड यानी दुनिया भर के समुद्री व्यापार के सबसे अहम रास्तों के बिल्कुल बीच में आता है। अच्छा, तो इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लामेतिये का मतलब होता है दोस्ती, लेकिन रणनीतिक भाषा में इस अभ्यास का मतलब है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। एकदम सही, एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता विकसित करना। आज के समय में समुद्री लुटेरों, तस्करी या किसी भी तरह के समुद्री खतरे से निपटने के लिए दो देशों की सेनाओं को यह पता होना चाहिए कि संकट के समय एक दूसरे के साथ तुरंत कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे एक्शन लेना है बिना समय बर्बाद किए। हाँ, ये सैन्य अभ्यास दरअसल पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। शक्ति संतुलन से याद आया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ईरान की बात कर रही हैं? जी हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में मोज़त्तबा खामेनेई को चुना गया है।
अब यहाँ मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हाँ, ये जरूरी है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, नेता या किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से उस जानकारी और घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि इन घटनाओं का असर वैश्विक होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो इस बदलाव को कूटनीतिक नजरिए से कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, इस तरह के निष्पक्ष नजरिए से चीजों को देखना ही सबसे सही तरीका है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर का पद होता है वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं होता, वो तो सबसे ताकतवर पद है वहां का। हाँ, वो देश की समग्र रणनीतिक दिशा, विदेश नीति और सैन्य फैसलों को तय करते हैं। मध्य पूर्व का वो जो पूरा क्षेत्र है वो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद संवेदनशील है। यानी दुनिया भर में जो तेल और गैस की सप्लाई होती है। बिल्कुल, वहां के शीर्ष नेतृत्व में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतों पर भी? हाँ, कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। कूटनीति की दुनिया में दुनिया भर के विदेश मंत्रालय इस तरह के नेतृत्व परिवर्तन का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, ताकि वे अपनी भविष्य की रणनीतियों को उस हिसाब से ढाल सके। एकदम सही। ये सच में एक बहुत बड़ा और जटिल नेटवर्क है। मतलब दुनिया के एक हिस्से में होने वाला बदलाव कैसे दूसरे हिस्से की अर्थव्यवस्था को, हमारी रोजमर्रा की चीजों को प्रभावित कर सकता है, ये देखना दिलचस्प है। यही जियोपॉलिटिक्स की असलियत है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से वापस अपनी जमीन पर लौटते हैं। हमारे तीसरे खंड में हम सामाजिक सशक्तिकरण, गवर्नेंस और पर्यावरण की बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं उस बदलाव से जो सीधा हमारे घरों और हमारी रसोई तक पहुंच रहा है। स्रोत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विशेष जिक्र है। हम सब जानते हैं कि ये योजना महिलाओं को स्वच्छ कुकिंग ईंधन यानी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती है। और यहाँ पे जो सबसे दिलचस्प कनेक्शन बनता है वो है आज की तारीख का, 10 मार्च। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि 10 मार्च का भारत के इतिहास में एक बहुत ही खास महत्व है। इसी दिन महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की स्मृति में महिला दिवस का एक विशेष महत्व माना जाता है। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और उनकी आजादी के लिए जो संघर्ष किया था वो ऐतिहासिक है। ये बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को बौद्धिक और सामाजिक बेड़ियों से आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल। और अगर हम उज्ज्वला योजना को देखें तो ये महिलाओं को एक अलग तरह की बेड़ी से आजाद कर रही है। धुएं से भरी रसोई और लकड़ियां बीनने में लगने वाले समय की बेड़ी। कहा आपने। अक्सर हम उज्ज्वला योजना को सिर्फ एक हेल्थ इनिशिएटिव या स्वास्थ्य योजना के रूप में देखते हैं कि इससे फेफड़े खराब नहीं होते। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू टाइम पॉवर्टी यानी समय की कमी को दूर करना भी है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टाइम पॉवर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाना पकाने के लिए ईंधन इकट्ठा करने में चला जाता था। लकड़ी या उपले जमा करने में घंटों लग जाते थे। हाँ, जब उन्हें स्वच्छ ईंधन मिलता है तो उनके पास दिन के वो 3-4 घंटे बच जाते हैं और उस बचे हुए समय का वे बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल, उस समय का इस्तेमाल वे कोई आर्थिक काम करने में, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने में या फिर खुद के आराम के लिए कर सकती हैं। ये समय की आजादी ही असल में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। ये सच में सावित्रीबाई फूले के विचारों का एक तरह से आधुनिक विस्तार ही है। और जब बुनियादी जरूरतों की बात हो रही है तो पानी से बड़ी जरूरत और क्या हो सकती है? पानी तो जीवन है। बिल्कुल। हमारे गवर्नेंस से जुड़े नोट्स में एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 12.58 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। करीब 12.5 करोड़ परिवार। जी हाँ, 12 करोड़ से ज्यादा घर। इस स्केल और इतने बड़े पैमाने पर काम होने की कल्पना करना भी कभी-कभी मुश्किल लगता है। इसका स्केल सच में अभूतपूर्व है। जब 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के जरिए साफ पानी मिलता है तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल नहीं है। तो ये और क्या है? ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन यानी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्रांति है। दूषित पानी से होने वाली बीमारियां अचानक से कम हो जाती हैं। जैसे हैजा या डायरिया। हाँ, और सबसे अहम बात, शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आती है। और फिर से इसमें भी महिलाओं का ही सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा बचती है, जिन्हें पहले पानी भरने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन इन सब योजनाओं को कागज से निकालकर जमीन पर उतारना इतना आसान तो नहीं होता। हाँ,
इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जटिल प्रशासनिक मशीनरी काम करती है। हमारे नोट्स में इसका एक जिक्र भी है। 10 मार्च 2026 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में स्कोवा की 35वीं बैठक हुई। SCOVA स्कोवा। जी। अब स्कोवा जैसे नाम सुनकर लगता है कि ये कोई बहुत ही बोरिंग सरकारी मीटिंग होगी। हम आमतौर पर ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये दरअसल पूरी मशीनरी को सुचारू रखने के बारे में है। बिल्कुल। स्कोवा यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। जी। इसका मुख्य काम पेंशनरों और जो हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जुड़े मुद्दों और पॉलिसी में आ रही अड़चनों को दूर करना होता है। जो लोग सिस्टम को इतने सालों तक चलाते रहे हैं। हाँ, किसी भी देश का प्रशासन उन लोगों के अनुभव पर बहुत निर्भर करता है जिन्होंने सालों तक उस सिस्टम को चलाया है। जब सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकें करती है तो ये सुनिश्चित होता है कि सिस्टम के भीतर किसी तरह का असंतोष या रुकावट ना आए। क्योंकि नीतियां कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर ब्यूरोक्रेटिक अड़चनों को दूर नहीं किया गया तो योजनाएं आम इंसान तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये दरअसल सिस्टम की सर्विसिंग करने जैसा है ताकि विकास की गाड़ी बिना रुके स्मूथली चलती रहे। बिल्कुल सही उपमा है ये। चलिए अब इस बेहतरीन चर्चा को एक बहुत ही शानदार और एकदम फील गुड खबर के साथ समेटते हैं। बताइए। हमारे पर्यावरण वाले हिस्से से एक बेहतरीन अपडेट है। भारत के जंगलों में चीता संरक्षण अभियान के तहत अब चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है ना? मुझे याद है जब प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था तो इसे लेकर काफी सवाल थे। कुछ शुरुआती चुनौतियां भी थीं। हाँ, शुरुआत में कुछ मुश्किलें आई थीं। लेकिन अब 53 का आंकड़ा सामने आना ये क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ एक नंबर है जिससे हमें खुश होना चाहिए या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, 53 चीतों का होना सिर्फ खुश होने वाला आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर मतलब? चीता एक एपेक्स प्रेडेटर है, यानी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रहने वाला शिकारी। किसी भी जंगल या इकोसिस्टम में शीर्ष शिकारी तभी सरवाइव कर सकता है और तभी अपनी आबादी बढ़ा सकता है जब उस जंगल का बेस बिल्कुल मजबूत हो। अच्छा, मतलब जो निचला स्तर है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। यस, बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि उनके शिकार के लिए जो जानवर हैं उनकी आबादी भी स्वस्थ है, घास के मैदानों का मैनेजमेंट सही से हो रहा है और मानव वन्यजीव संघर्ष को भी, मतलब इंसानों और जानवरों के टकराव को भी सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है। एकदम सही। कुल मिलाकर 53 चीतों का मतलब है कि हमारा पूरा का पूरा प्राकृतिक इकोसिस्टम खुद को बहुत ही शानदार तरीके से रिकवर कर रहा है। ये प्रकृति की बहाली की एक बहुत बड़ी जीत है। तो आज हमने इस एनालिसिस में कितने अलग अलग और दिलचस्प डॉट्स को कनेक्ट किया है। हाँ, काफी विस्तृत चर्चा रही। हमने ज़ैवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब से होने वाले आर्थिक बदलावों को समझा। हमने SOR प्रोग्राम के जरिए AI के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी की बात की। खेल के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के 100 साल के बेमिसाल रिश्तों को देखा और सेशेल्स में लामेते सैन्य अभ्यास के जरिए हिंद महासागर की सुरक्षा को भी समझा। बिल्कुल। ईरान के नए नेतृत्व के वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की और सबसे अहम, हमने देखा कि कैसे उज्ज्वला योजना महिलाओं को टाइम पॉवर्टी से आजाद कर रही है। जल जीवन मिशन कैसे करोड़ों घरों की तस्वीर बदल रहा है और कैसे हमारे जंगलों में 53 चीते एक स्वस्थ पर्यावरण की गवाही दे रहे हैं। और यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं हो रहा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, तकनीक, बुनियादी ढांचा, कूटनीति, समाज और पर्यावरण, ये सब एक ही बड़ी मशीन के अलग अलग गियर हैं जो एक साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब सुनने वाले एक ऐसे सवाल पर थोड़ा विचार करें जो आज की इस पूरी बातचीत से निकल कर आता है। बताइए। ग्लोबल कनेक्टिविटी हब के बारे में विस्तार से जाना। जरा सोचिए, जब आने वाले 5 या 10 सालों में अगली पीढ़ी इन बिल्कुल नई तकनीकों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगी तो भविष्य कैसा होगा? हाँ, तो भविष्य में कौशल, नौकरी या करियर की जो परिभाषा है वो वास्तव में कितनी बदल चुकी होगी? ये सोचने वाली बात है। जो चीजें हम आज सीख रहे हैं, क्या वे कल काम आएंगी? क्या आज की हमारी तैयारी उस तेज रफ्तार भविष्य के लिए सच में पर्याप्त है जहां AI हमारा सबसे बड़ा सहयोगी होने वाला है? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। तो चलिए आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। दुनिया भर की ऐसी उलझी हुई और दिलचस्प जानकारियों को सुलझाने,
कुछ नया सीखने और अपना नजरिया बढ़ा करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एकदम। सुनते रहिए, सीखते रहिए और नई चीजों को जानने की अपनी उत्सुकता हमेशा बनाए रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।